जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। 9th क्लास की NCERT पढ़ रहे थे अपन, जिसमें 5 वीडियो डाल दिए गए थे पहले चैप्टर के, जो यहाँ पर डिटेल्ड पढ़ रहे हैं आराम से। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। पदार्थ, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। देखो, अपन बहुत ही ज्यादा तरीके से इन चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। पहले अपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, पुरानी वीडियो देखें जाके। फिर पदार्थ की अवस्थाओं पे 2 चीजों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव पढ़ चुके थे अपन कि पदार्थ की अवस्था में ताप बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है। आज अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। तो पहले ताप वाला 1 मिनट के लिए दोबारा देख लेते हैं। आपको पता था, आपको सिखाया गया था कि कोई ठोस है, ठोस का यदि ताप बढ़ा देवे, ध्यान देना, ताप बढ़ा देवे तो वो क्या बन सकता है, द्रव। और द्रव का ताप बढ़ा देवे तो क्या बन जाएगा, गैस। ये सीख लिया था आप लोगों ने। इसका उल्टा भी सत्य है एकदम। गैस का ताप कम कर दो तो वो क्या बन जाएगा, द्रव। और द्रव का ताप कम कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ठोस। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में पढ़ चुकी है, इसमें दोबारा बता रहा हूं क्योंकि दोबारा से काम आएगी अपन ने। ठोस का ताप बढ़ाओ तो द्रव बनेगा, द्रव का ताप बढ़ाओ तो गैस की तरफ जाएगा, और गैस का ताप कम करो, वापस इधर लाना है तो ताप कम करना पड़ेगा, रिवर्स कर रहे हैं तो द्रव, और द्रव का ताप कम करो तो ठोस हो जाएगा। ताप कम करने का मतलब है चीज़ों को यहाँ ठंडा करना है, ठंडा करना है। और यहाँ पे ताप देने का मतलब क्या है, गर्म करना है, गर्म करना है। ये चीज़ आपको पहले पढ़ गई थी कि क्या होता है। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। तो चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्या होता है दाब का प्रभाव। दाब, थोड़ा सा दाब क्या होता है, तो दाब का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया बल, जब बल लगाते हैं उसको प्रति एकांक क्षेत्रफल में बल का मान निकाल लेते हैं, वही दाब होता है। तो मैं दाब की परिभाषा यह बता देता हूं, एक्स्ट्रा है दाब। दाब क्या होता है, दाब को P से लिखते हैं। दाब का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल का मान, लगाए गए बल का मान दाब होता है। यह आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ इतना काम चला लो कि दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल का मान। जैसे ये कोई भी वस्तु थी भैया, आपकी ये वस्तु थी, इस वस्तु का यहाँ ये इस पे अपन ने कोई बल लगाया, बल हाथ से लगा दिया, मान लो बल कितना लगाया, F। ये F क्या होता है, तुम्हारा बल। और ये जो इसका ये इस पूरे क्षेत्रफल पे लगाया, ये क्षेत्रफल मान लो A है। क्षेत्रफल तो निकालना आता है कि ये है, डस्टर है आपका, ये इसका कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A। इस पे मैंने हाथ से ऐसे बल लगाया, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ऐसे ये बल लगाया मैंने। तो जब भी यहाँ पे आपको दाब निकालनी हो, दाब, तो क्या करते हैं, बल में क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, यानी बल में किसका भाग दे देते हैं, क्षेत्रफल का। तो वही क्या बन जाती है, दाब। तो ये दाब शब्द तुम्हें कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ दाब बता दिया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का मान दाब होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता है, दाब। तो दाब का मतलब कुछ नहीं होता है, उस किसी भी चीज को दबाना ही दाब है एक तरीके से। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। तो ध्यान से सुनो भाई, दाब करनी है तो देखो, मैं शुरू में कुछ गैस ले रहा हूं, लो जी, सुनते ही समझ में आ जाएगा। ये गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं कि नहीं होते, ओके, ये गैस है भाई, गैस है। गैस के कण क्या होते हैं, दूर 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 दूर। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन का मतलब है ये ऐसा कोई पिस्टन है जिसके एक ये हत्ता लगा हुआ है। अब इस हत्ते को आप दबा सकते हो इस पे। तो आपने क्या किया, यहाँ ऊपर दाब लगाई, यहाँ पे क्या लगाई है, दाब। दाब लगाई आपने, इसको दबाया, तो दबाया तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, इसको पिस्टन बोलते हैं, याद रखना, पिस्टन।
तो आपने सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन को दबाया तो क्या होगा, एक नेचुरल सी बात आप समझ जाओगे कि ये कण है वो दबेंगे तो इन कणों के बीच में जो गैप था वो गैप क्या हो जाएगा रे, कम। ये कण दबते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ऐसे कण हैं जो दूर दूर थे वो कहाँ आ जाएंगे, पास पास। तो आपको पता है गैस में कण दूर दूर होते हैं, फिर जैसे जैसे वो पास पास आएंगे तो वो किस अवस्था की तरफ जाएगा, कण पास आ रहे हैं तो पहले वो द्रव अवस्था की तरफ जाएगा, यानी दाब बढ़ाने पर गैस है वो द्रव की तरफ जा रही है। और फिर आपने और दाब बढ़ाया तो वो और कण पास आएंगे और एकदम पास आ जाएंगे तो वो ठोस बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्टता से समझ में आ गया। थोड़ा आपने, ये तो थी यहाँ पे कौन थी, गैस। फिर जैसे आपने इस पिस्टन को बहुत यहाँ तक लाके यहाँ तक लिया है, दबा के यहाँ तक लिया है, तो कण क्या आ गए, इतने पास पास आ गए। तो पास पास आ गए कण, ये लो मान लो ये पास पास आ गए तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे द्रव। तो यहाँ पे तुमने क्या लगाया था, दाब बढ़ाया। तो गैस पर दाब बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, द्रव। आसानी से दिख रहा है। इस पे और दाब बढ़ा दो, अब क्या होने वाला है, ये पिस्टन था, मान लो पिस्टन यहाँ तक आ गया, दाब बढ़ाने पे आपने दबाते गए कण पास आते गए। अब ये कण एकदम ऐसे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये लो ऐसे आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, ऐसे आ जाएंगे ऐसे। तो अब ये क्या बन गया रे, ठोस बन गया कि नहीं बन गया। तो इस स्टेट में तो आपने क्या बढ़ाया, यहाँ पे दाब को बढ़ाया। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। गैस थी, दाब बढ़ाओगे द्रव की तरफ चला जाएगा। द्रव था, द्रव पे दाब बढ़ाओगे ठोस की तरफ चला जाएगा। दिमाग में इतना सा रखना है, दाब का मतलब है बल बढ़ाया तुमने, दाब बढ़ाया, कण पास पास आएंगे तो पीछे वाली स्टेज में चलता जाएगा। गैस पे दाब बढ़ाओगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव पे दाब बढ़ाओगे तो ठोस बन जाएगा। तो ये था पदार्थ की अवस्था पर आपका प्रभाव। ये चित्र भी आप बना सकते हो, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये मैंने ही बनाया है। अब अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब आपने दोनों अवस्थाओं को एक साथ पढ़ लिया है कि ताप का क्या प्रभाव और दाब का क्या प्रभाव। इसका मतलब किसी भी अवस्था को डिसाइड कौन करता है, ताप और दाब दोनों मिलके, ताप और दाब दोनों मिलके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपन दाब के बारे में लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, याद हो गया होगा, गैस पर दाब बढ़ाने पर, गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण कहाँ आ जाते हैं, पास पास आते हैं। क्या आते हैं, पास पास आते हैं। अतः है द्रव अवस्था में बदल जाता है। ओके, इसी प्रकार द्रव पर दाब बढ़ाने पर, द्रव पर दाब बढ़ाने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। अब याद हो जाएगा आपको, कैसे लिखूंगा मैं कि गैस था, गैस पे आप लोगों ने दाब को बढ़ाया। ये मैंने तीर का पहले बता रखा, तीर ऊपर हो तो किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और ये जो एरो तीर है वो नीचे हो तो किसी चीज़ को घटा रहे हैं। तो जैसे गैस पे दाब बढ़ाया तो वो किसकी तरफ जाएगा रे, द्रव की तरफ। और द्रव पे आपने क्या बढ़ाया, दाब बढ़ाया तो वो किसकी तरफ जाएगा रे, ठोस की तरफ। ये लो याद हो जाएगा। ताप को याद करो, ताप कुछ उल्टा ही था बढ़ाने वाले। अब दोनों को आप लोग साथ लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई ठोस है, मान लो ये कौन है, द्रव है, और ये कौन है भाई, गैस है। ओके, अब दोनों का संयुक्त प्रभाव लिख रहा हूं, ताप और दाब को साथ में यहां बता रहा हूं। ठोस को द्रव की तरफ ले जाना है, दोनों चीजों का यूज करना है तुम्हें। तो क्या करोगे, ठोस को द्रव की तरफ ले जाना है तो ठोस को तपाना पड़ेगा, तो वो किस में जाएगा, द्रव में। तपाना पड़ेगा का मतलब है क्या है, उसको गर्म करना, गर्म करने का तो उसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ ताप है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एकदम सही बात है। फिर ठोस से द्रव की तरफ जा रहा हूं तो दाब का क्या करना है रे,
तो देखो इधर द्रव से ठोस जाते हैं तो दाब क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बट मैं तो क्या जा रहा हूं, ठोस से द्रव, तो उल्टा उल्टा भी याद रखो। इधर जाओगे तो दाब क्या करनी पड़ेगी, कम। इधर जाओगे तो दाब क्या करनी पड़ेगी, कम। तो मैं ठोस से द्रव की तरफ जा रहा हूं तो दाब क्या कम करना पड़ेगा, कम। ये लो, अब देखो आप अच्छे से, ठोस को द्रव में ले जाना है तो ताप तो बढ़ाना पड़ेगा और दाब कम करना पड़ेगा। अर्थात किसी पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का प्रभाव उल्टा होता है। एक जने को बढ़ाना पड़ेगा और एक जने को घटाना पड़ेगा, तो अवस्थाएं परिवर्तन करना आसान होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो द्रव से गैस की तरफ चलते हैं। द्रव से गैस चलोगे तो क्या करोगे, द्रव को गैस में बदलना है, भाप में बदलना है, तो ताप बढ़ाना पड़ेगा और इधर दाब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिल्कुल याद हो गया होगा। अब स्टेट को रिवर्स करके देख लेते हैं। इधर से इधर जाओगे, गैस से द्रव की तरफ जाओगे तो उल्टा कर दो रे। ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी भाप को ठंडी करोगे तो ही तो वो पानी बनेगा, तो ताप को क्या करना पड़ेगा, कम। लेकिन अभी बताया गैस को द्रव में ले जाना है तो दाब को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। फिर आ जाओ इधर, द्रव को ठोस में ले जाना है, पानी को बर्फ बनाना है, तो ठंडाई करोगे, ताप को कम करोगे, फ्रीज में रखना पड़ेगा, तो ताप को क्या करना पड़ेगा रे, कम करना पड़ेगा, और दाब को क्या करना पड़ेगा रे, बढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे रामबाण है रे यहाँ पे, ये लो। इससे बाहर क्या ही आ जाएगा, सब पता चल गया कि किसी भी पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का क्या प्रभाव होता है। इधर से इधर जाओगे तो ताप बढ़ाओ, दाब को कम करो, और इधर से इधर आओगे तो ताप को कम करो और दाब को बढ़ा दो। तो ये याद कर लो, सब याद हो जाएगा। देखिए आप इसको फिर आगे इसको और लिखते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे, तो एक लाइन और लिख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, ताप व दाब दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये है, आपको दाब का प्रभाव समझ में आ गया होगा। एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल या उदाहरण लिखते हैं जो बहुत काम आता है। ठोस, जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 बोल दो। इसका अच्छा फेमस नाम क्या है रे, ड्राई आइस। इसको पढ़ लेते हैं। ये बताई थी तुम लोगों को तापमान वाले में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ड्राई आइस। मार्केट में जो नाम फेमस है ड्राई आइस के नाम से आएगा कि ड्राई आइस होती क्या है, तो ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। आपको पता है नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किसके, गैस के रूप में ही पाई जाती है। कभी भी ऐसे नॉर्मली आपको सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में नहीं दिखने वाली, लेकिन इसको अपन खुद इसको ठोस में बदल लेते हैं। ठोस में बदलने का क्या तरीका है, तो तुमने ताप और दाब दोनों का प्रभाव पढ़ लिया। तो क्या करना, गैस को ठोस में बदलना है तुम्हें। तो गैस को ठोस में बदलना है तो क्या करोगे रे, ये तुम्हारी थी CO2 गैस थी, ठीक है, गैस थी। इसको किस में ले जाना है, CO2 ठोस में। ओके, ठोस में ले जाना। क्या करोगे रे, गैस को ठोस में ले जाना है तो पहले टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अभी बताया है पीछे, तापमान कम करना पड़ेगा। इस गैस को बहुत ही कम तापमान पे ठंडी करना पड़ेगा, माइनस में ले जाना पड़ेगा। तो यानी तापमान क्या करना पड़ेगा रे, कम करना पड़ेगा। लेकिन अकेले तापमान से काम नहीं चलता, दोनों चीज़ों का साथ में यूज करोगे तो वो जल्दी किसी चीज़ में, किसी अन्य अवस्था में चेंज हो जाएगी। और दाब को क्या करना पड़ेगा रे, बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा काम करते हैं। तो अब बस यही बनाने का तरीका है, ड्राई आइस बनाने का तरीका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसके ताप को तो बहुत कम कर देते हैं, यानी माइनस में डिग्री में ले जाते हैं, और उस पर दाब बढ़ा देते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उसके कण एकदम नज़दीक आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। इस प्रकार गैस को ठोस तक लिया है अपन, इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है और इतना कम टेम्परेचर कर दिया उसका कि वो अपनी गैस अवस्था से किस अवस्था में पहुंच गई, ठोस अवस्था में।
और इसी को क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। ये जो CO2 गैस है, ठोस है, इसी को क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। तो मैं एक थोड़ी सी थ्योरी इसके नीचे लिख दूंगा, यदि लिखने को देखना, CO2 गैस पर दाब का मान अत्यधिक बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा दाब डालते हैं, अत्यधिक बढ़ा दिया जाए तथा ताप को बहुत कम कर दिया जाए, ताप को बहुत कम कर दिया जाए तो गैस किस में बदल जाएगी रे, ठोस में, ठोस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। इसी ठोस CO2 को, इसी ठोस CO2 को सूखी बर्फ, ये हिंदी वाला नाम भी, ये एक बार और लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, सूखी बर्फ, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सब एक ही नाम है, सॉलिड CO2। तो सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। अब इस यदि ड्राई आइस को तुम लोग नॉर्मल वातावरण में थोड़ी देर के लिए रखोगे तो ये वापस सीधी ठोस से सीधी किस में चली जाएगी, गैस में। बीच में एक अवस्था स्किप कर देगी, कौन सी, द्रव वाली। और जो ही तुमने पढ़ा है, इसीलिए ऊर्ध्वपातन होता है इसका। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में समझा था तुमने कि कोई पदार्थ ठोस से सीधा किस में चला जाता है, गैस में। पीछे वाले वीडियो में जाके देखो, ऊर्ध्वपातन पढ़ाया हुआ। ऊर्ध्वपातन में ये एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल, कि ठोस CO2 है वो सीधी किस में बदल जाएगी, गैस में। इस ठोस CO2 को खुले वातावरण में छोड़ने पर, खुले वातावरण में खुला छोड़ दोगे रे तो प्रेशर कम हो जाएगी और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि अपन ने तो माइनस में जमा रखा है इसको। अब आपने नॉर्मल वातावरण में छोड़ दिया तो उसको, जिसको कमरे का ताप कहते हैं, तो ये धीरे धीरे ताप बढ़ रहेगा और दाब कम हो गई तो वापस अपनी पुरानी स्टेज में आ जाएगा ये। तो ये ठोस CO2 को खुले वातावरण में छोड़ने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। बस हो गया तुम्हारा काम। ड्राई आइस 2 नंबर का आएगा, तो ध्यान रखना ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस के बारे में 2-3 लाइनें लिख के आनी है आप लोगों को। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव बताइए और उदाहरण सहित बताइए। तो ये रहा आपका उदाहरण। इस प्रकार से आपने आज पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव पढ़ लिया। अब इसको आप अच्छे से उतारो, फिर इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपन एक शानदार टॉपिक जो खूब ज़्यादा आता है और ये इस पे खूब सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन वगैरह में। इसका नाम है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है, तो क्या वाष्पन तो पढ़ा था अपन ने, तो थोड़ा सा इसको टेक्निकल वर्ड को ध्यान से सुनना तुम लोग। ये कोई पानी है, 2 बर्तन में लिया है मैंने, चलो ठीक है 2 में ले लिया। ये पानी पानी पानी, ध्यान से सुनना है, 2 वर्ड है अलग अलग, एक तो है उबलना और एक है वाष्पीकरण। इन दोनों को फर्क ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग और इनका दैनिक जीवन में उपयोग सीखेंगे। यह है, तुमने इसके नीचे गैस जला दी, ये क्या जला दिया, आग जला दी, ओके। अब देखो क्या होगा इसके साथ, इसका टेम्परेचर मान लो तुमने नॉर्मल घड़े का पानी लिया तो मान लो 20-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा उसका। जैसे ही तुमने उसको ताप देना स्टार्ट किया, क्या ऊष्मा देनी स्टार्ट की, तो वो ये टेम्परेचर क्या करेगा, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कहाँ तक जाएगा, 100 पे। और 100 पे जाते ही, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते ही ये पानी क्या स्टार्ट कर देगा, उबलना। क्या स्टार्ट कर देना, उबलना। ये पूरा का पूरा पदार्थ उबलने लग जाएगा, यानी पूरा का पूरा पदार्थ है यहाँ पे ये गैस के रूप में बदलने लग जाएगा और यहाँ से गैस उड़ने लग जाएगी, यहाँ से क्या बनने लग जाएगी, वाष्प। ये चित्र नहीं बनाने, ये समझाने के लिए आप इसको ध्यान से समझो। तो आपने जैसे इसको आग दी, तापमान दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये क्या हो जाएगा रे, उबलने लग जाएगा। और इसी को कहते हैं उबलना, कि भाई पानी उबलने लग गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मान को क्या कहते थे रे, खवतनांक। पीछे वाली वीडियोज में देखो, खवतनांक। जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से
गैस अवस्था में बदलता है जिस तापमान पे, तो उस तापमान को क्या कहते थे, खवतनांक कहते थे। और ये सारी चीजें वायुमंडलीय दाब पे की जाती है। तो ये तुमने खवतनांक पे उबल जाएगा, ठीक है, ये कोई बात को नहीं। इसको ध्यान से देखो, इस पानी को, इसको मैंने कोई गैस वैस वगैरह नहीं दी है, इसको मैंने क्या धूप में रख दिया, मान लो किस में रख दिया, ये एक्सपेरिमेंट होता है, धूप में रख दिया मान लो। तो धूप में क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट मान लो धूप गिरी, ये खुली सतह है, ऊपर ये पानी है, तो खुली सतह पे क्या गिरी, धूप गिरी। तो क्या होता है रे, देखो ये जो पानी है, ये बीच वाला जो पानी है, इसको तो चारों तरफ से बहुत सारे पानी के अणुओं ने घेर रखा है, तो इस पे आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो इसको चारों तरफ वाले लोग, इस पानी की बूंद के चारों तरफ बहुत सारे बूंदे हैं, ये सब इसको पकड़ के रखती है। लेकिन ये सतह वाले पानी के अणु है ना, ये सतह वाले पानी के अणु, इनको नीचे नीचे ही लोग पकड़ने के लिए है, कोई ऊपर है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, थोड़ी सी भी धूप इनको मिल गई, थोड़ा सा भी आसपास के वायुमंडल से इनको तापमान मिल जावे, तो ये सतह वाले अणु क्या करते हैं, इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है इनकी कि ये आकर्षण बल है ना जो इनको नीचे खींच रहे हैं, इनको तोड़ देते हैं और ये पानी के अणु तो निकल लेते हैं। भाई ये लो निकल गए। तो पानी के अणु जब अपना आकर्षण बल, सतह वाले अणु आकर्षण बल तोड़ के निकल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, वाष्प। निकलने का मतलब उड़ने लग जाएंगे, उड़ने लगेगा मतलब वाष्प बन गई। अब ध्यान से देखो इसको, इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री होने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 डिग्री से ये तो 100 डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री पे वाष्प बन रहा है, लेकिन ये 100 डिग्री से कम पे, जैसे पानी का टेम्परेचर था 20 पहले, जैसे थोड़ी धूप गिरी 30 हुआ 40 हुआ, तो ये सतह वाले अणु, बारीकी पे ध्यान दो, ये यहाँ पूरा उबल रहा है, पूरा ही द्रव गैस में वो जाएगा, धीरे धीरे जैसे उबालते जाओगे पूरा ही द्रव गैस में जाएगा। लेकिन इधर वाले केस में आसपास के वातावरण से थोड़ी बहुत गर्मी या तापमान लेके जल के जो सतह के अणु हैं, बात को ध्यान से सुनो, सतह वाले अणु, केवल वो लोगों, वो सतह वाले अणु हैं, वो अपने बाकी पानी को छोड़ के चले जाते हैं। और यही चीज क्या होती है, वाष्पीकरण। क्या होती है, वाष्पीकरण। तो ये क्या खवतनांक बिंदु तक गया क्या ये पानी, नहीं, ये खवतनांक बिंदु तक नहीं गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही जल के सतह वाले अणु अपने बाकी के पानी के छोड़ को चले जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं वाष्पीकरण। तो ध्यान रखना, उबलने की जो प्रक्रिया, अंतर लिखवाऊंगा अभी लास्ट में कि उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो उबलना तो कितने डिग्री पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और ये उबलना किस बिंदु पे होता है, खवतनांक बिंदु पे, यानी पदार्थ का तापमान खवतनांक बिंदु तक जाएगा तो ही उबलने की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। लेकिन जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो खवतनांक बिंदु से पहले ही हो जाएगी, और सिर्फ सतह वाले अणु ही इसमें शामिल होते हैं। वो लोग आसपास के वातावरण से थोड़ा बहुत टेम्परेचर ले लेते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और अपने आकर्षण बल, जो इनको नीचे जल के अणु पकड़ के खींच रहे हैं, उनको आकर्षण बल, बीच में जो बल होता है उसको तोड़ते हैं और निकल लेते हैं, भाप में बदल जाते हैं। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हो जाता है, अर्थात मैं क्या कह दूं, ये खवतनांक से कम पर ही हो जाती है, क्रिया कम पर हो जाती है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आगे अपन इनको सम्मिलित करके अच्छे से लिखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो वाष्पीकरण की परिभाषा क्या दोगे एग्जाम में, तो जब किसी ठोस के कण, जब किसी ठोस के सतही कण, मान लो सतही कण खवतनांक से कम बिंदु पर, खवतनांक से कम बिंदु पर ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की घटना खवतनांक बिंदु से कम तापमान पर ही संपन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, ठोस के कण, या सॉरी अरे कहाँ चला है, ठोस नहीं, द्रव के कण, द्रव के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेकर अपने आकर्षण बल को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। एक दो बार मैंने ठोस बोल दिया, थोड़ा ध्यान से वापस सुन लेना। द्रव है वो किस में बदलता है, गैस में। तो ये घटना द्रव में पाई जाती है, और द्रव में भी कहाँ, सिर्फ सतह वाले अणुओं में पाई जाती है। इस डायग्राम को दोबारा से देख लो, समझ लो। अब अपन इसको सिस्टमेटिक लिखना सीखते हैं ताकि एग्जाम में लिख सकें। अब आ जाओ, वाष्पीकरण को ढंग से मैंने लिख दिया है, इसको अपन ने जितना भी समझा उस हिसाब से सिस्टमेटिक लिखा है, इसको समझते हैं। देखो वाष्पीकरण की डेफिनेशन आएगी 9th क्लास में आपके, तो क्या लिखोगे, जब किसी द्रव, ध्यान रखना द्रव की घटना है, द्रव के कण
कब? खवतनांक से नीचे के तापमान पर, 100 डिग्री पे नहीं, पानी के उदाहरण लूं तो 100 डिग्री से नीचे ही थोड़ी बहुत ऊष्मा मिली, सतह के कण छोड़ के चले जाएंगे। 100 डिग्री होने का इंतजार ही नहीं करेंगे। 100 डिग्री होने पे तो पूरा द्रव ही उबलेगा, पूरा द्रव ही, यहाँ सतह के कण है, ऊर्जा ली और छोड़ के चले जाएंगे। तो जब ऐसी की ऐसी परिभाषा आनी चाहिए, जब किसी द्रव के कण खवतनांक से नीचे के तापमान पर ही गैस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाएंगे? गैस में, 100 डिग्री से नीचे ही। इस घटना को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऐसी डेफिनेशन लिख के आनी है। फिर आ जाओ रे, उदाहरण लिखते हैं। जब पानी को खुला छोड़ दिया जाता है, वाष्पीकरण होने के लिए सतह खुली होनी चाहिए ताकि वातावरण से क्या ले सके? टेम्परेचर। जब पानी को खुला छोड़ दिया जाता है तो पानी के सतह के अणु हैं वो वातावरण से क्या ले लेंगे? ऊष्मा, क्योंकि वातावरण थोड़ा गर्म ही होता है नॉर्मली, लेकर गैस में बदलकर सतह को छोड़कर चले जाते हैं। देखो कौन सी सतह को छोड़ के, सतह का नाम बार बार आ रहा है, पानी के सतह के अणु, यानी सतह सतह सतह, हर जगह सतह दिखेगा। अर्थात पानी के अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर, और ऊर्जा लेने का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा लेंगे और वो ऊर्जा उनके किसी में गतिज ऊर्जा गति करने के काम में आएगी, तो वो कण ज्यादा भागने लग जाएंगे, ज्यादा भागने लग जाएंगे तो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात पानी के अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर आकर्षण बल को तोड़कर, आकर्षण बल जो बाकी पानी के अणुओं ने उनको बांध रखा है सतह वाले को, उनको तोड़ेंगे और भाग जाएंगे। आकर्षण बल को तोड़कर गैस में बदल जाते हैं। एक लाइन में सीधा पढ़ते हैं कि जब पानी को खुला छोड़ दिया जाता है तो पानी के सतह के अणु वातावरण से ऊष्मा या ऊर्जा लेकर अपने आकर्षण बलों को तोड़ते हैं और सतह को छोड़कर निकल जाते हैं और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वाष्पीकरण का एग्जाम्पल हो गया। वाष्पीकरण का डेली यूज क्या होता है? जब गीले कपड़ों को खुला करके छोड़ा जाता है, गीले कपड़ों को अपन ऐसे बिल्कुल खुला करके सुखा देते हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं वो पानी गया कहाँ, पानी उड़ गया भाप बन के, लेकिन भाप बना कैसे? 100 डिग्री टेम्परेचर तो है ही नहीं वातावरण का। क्या आपके घर के आसपास का टेम्परेचर 100 डिग्री है क्या? बिना 100 डिग्री के ही वो पानी उड़ गया। इसका मतलब कौन सी घटना हो रही है? वाष्पीकरण की घटना। वो जो कपड़े की सतह पे जो पानी होता है वो वातावरण से तापमान ले लेता है और उड़ने लग जाता है छोड़ छोड़ के। अब ये अणु उड़ गए तो वो दूसरे अणु सतह पे है वो उड़ने लग जाएंगे, ऐसे पीछे की पीछे लेयर की लेयर उड़ने लग जाएगी और धीरे धीरे कपड़े सूख जाएंगे। तो जब गीले कपड़ों को खुला करके छोड़ा जाता है तो वाष्पीकरण के कारण कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाष्पीकरण का। तो आप ये वाष्पीकरण को अच्छे से लिख ले हुए। फिर अपन अब पढ़ने जा रहे हैं इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही बड़ा प्रश्न आ सकता है इसमें से कि वाष्पीकरण क्या होता है तथा इनको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बड़ा है ट्यूशन। तो 4 कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता होगा, आसपास का वातावरण वगैरह देखते हैं अपन। तो अगले हेडिंग डालेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई आ जाओ। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक अभी के अभी याद करने अपन को 4 कारक होते हैं, मैंने अभी पहले बोर्ड पे लिख दिए। वाष्पीकरण को प्रभावित वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। ऐसे एग्जाम में सिस्टमेटिक लिख के आना है। पहला होता है तापमान, टेम्परेचर। तापमान कैसे प्रभावित करेगा? बहुत पहले इन चारों को साथ साथ समझ भी लेते हैं। आप सोच रहे यदि वायुमंडल का तापमान ज़्यादा है, गर्मी के दिन है, तो पानी फटाफट ऊर्जा ले लेगा कि नहीं ले लेगा? सतह वाले अणु और फटाफट उड़ने लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? इसका मतलब जितना ज़्यादा तापमान होगा वाष्पीकरण की घटना उतनी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो तापमान समानुपाती हो गया वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण समानुपाती हो गया तापमान के। जितना ज़्यादा तापमान उतना ही ज़्यादा क्या हो गया? वाष्पीकरण। अब इसको अपन सिस्टमेटिक लिख लेंगे। दूसरा आ जाओ पहले, सतही क्षेत्रफल। आप सोचो रे एक तो इतना ही क्षेत्रफल है, सतह कुछ छोटा बर्तन है, और एक बहुत ही बड़ा बर्तन है। तो सतह पे अणु जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? सतह पे एक तो 100 अणु है और सतह पे 1000 अणु है, तो वाष्पीकरण की घटना कहाँ ज्यादा होगी? 1000 अणु, 1000 अणु साथ उड़ेंगे। इधर 100 अणु उड़ेंगे, फिर दूसरे 100 उड़ेंगे, इधर 1000 उड़ेंगे, फिर 1000 उड़ेंगे। तो सतह क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, खुली वाली सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की घटना उतनी बढ़िया होने वाली है, उतनी फास्ट होने वाली है। इसका मतलब वही समानुपाती हो गया, वाष्पीकरण समानुपाती हो गया सतही क्षेत्रफल। यानी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की घटना भी बढ़ती जाएगी। तो पहला तैयार तुम्हारा, दूसरा तैयार।
आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी मतलब यदि तुम जिस वातावरण में रह रहे हो, जैसे बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, आपने नोटिस किया होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है, हवा के अंदर पहले से ही पानी है, हवा के अंदर पानी है, पानी ज़्यादा है तो टेम्परेचर उसका वैसे भी डाउन रहेगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो आसपास के वातावरण का यदि टेम्परेचर डाउन है तो आर्द्रता ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा है हवा में, तो वो पानी कम उड़ता है कपड़ों का पानी, तो अब की बार उल्टा हो जाएगा। यदि आर्द्रता ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, तो अपने आप से ये आपका क्या वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम। इसलिए बरसात के दिनों में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, क्योंकि पानी में ऑलरेडी पानी ज़्यादा होता है पहले से। तो आर्द्रता वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण है वो आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घट जाएगा। तो ये वाला उल्टा आया, ये दो वाले सही हैं। वायु की गति, ये भी आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कोई खुला समुद्र है या तो छोटा तालाब ले लो आप, तालाब है, तालाब में वाष्पीकरण की घटना हो रही है। अभी देखो हवा का झोंका आया, स्पीड वायु आया, हवा का झोंका क्या करता है? वाष्पीकरण हो रही है, उस गैस को फटाफट वहां से हटा देता है सतह से। तो यदि वो गैस हट गई तो दूसरी गैस तुरंत दूसरी गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, दूसरे अणु स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ऊपर वाले अणु हटते जाते हैं तो नीचे वाले अणु फटाफट गर्म होते जाते हैं। यानी वायु जितनी ज़्यादा तेज होगी, वायु जितनी ज़्यादा तेज होगी, वाष्पीकरण की घटना उतनी ज़्यादा होने वाली है। तो ये चीज़ भी समानुपाती हो गई, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। वायु की गति जैसे जैसे बढ़ेगी, वाष्पीकरण की घटना भी बढ़ेगी, क्योंकि वायु है वो अणुओं को हटाने में मदद करती है, फटाफट हटा देती है, तो दूसरे अणु गर्म होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अब तो वापस से एक बार रिवीजन देख लो। तापमान बढ़ाओगे, वाष्पीकरण बढ़ेगा भाई। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, वाष्पीकरण बढ़ेगा भाई। आर्द्रता बढ़ाओगे, अब उल्टा करो, आर्द्रता बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ये 1 2 3 ये तीनों चीजें, तापमान, सतह क्षेत्रफल, वायु की गति बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। लेकिन एक ही उल्टा है, आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ाओगे, पहले से वायु में पानी ज्यादा है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो यही उल्टा काम करता है आर्द्रता। बाकी तीनों हैं वो सीधे काम कर रहे हैं। अब इन चारों को अपन अच्छे से लिख लेंगे। तो आप इन चारों को उतारो पहले। आ जाइए वापस। पहले मैंने 2 कारकों को डिटेल में लिख दिया है, जो आपको, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वो व्याख्या करने का आएगा कि पूरा लिखिए, आप तो पूरा लिखना पड़ेगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तो समझाते हैं। 2 पहले आ जाओ। तापमान मैंने अच्छे से समझा दिया, बस एक बार पढ़ लेते हैं। जब तापमान में वृद्धि होती है, जब तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो अधिक कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा कण गतिज ऊर्जा लेंगे तो वाष्पीकरण क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसा तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो देखो इनको देख लो, तापमान बढ़ाया, तीर का निशान ऊपर, तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तापमान को कम करोगे तो वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें भी लिखना आनी चाहिए आपको, ताकि शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनसे क्या बहुत अच्छा याद होता है। ये जो लिखे हुए उनको देखने मात्र से पता चल जाता है कि क्या रिलेशन है। तो तापमान समानुपाती हो गया वाष्पीकरण के। तो समानुपाती का चिन्ह ये होता है, आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा 9th क्लास में। तो अब आ जाओ अगला, सतही क्षेत्रफल। जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो सतह पर ज्यादा अणु होंगे, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा अणु होंगे तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाया, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। सतही क्षेत्रफल कम किया, वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। इसका मतलब वाष्पीकरण भी समानुपाती है किसके? सतही क्षेत्रफल के। तो 2 कारकों को डिटेल में लिख लिया गया है, आप इनको नोट डाउन करिए, फिर तीसरा और चौथा भी लिख लेते हैं। अब अपन 2 कारक और लिख लेते हैं। 2 तुमने पढ़ लिया अभी, तापमान पढ़ लिया, सतही क्षेत्रफल। तीसरा और चौथा वो लिख लेते हैं। तीसरा क्या था भाई? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ये समझाई भी है, आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। यही एक ऐसा है जो उल्टा चलता है। तो पहले इसको पढ़ना सीख लेते हैं। वातावरण में जल वाष्प की मात्रा, या आर्द्रता की परिभाषा भी, आर्द्रता होती क्या एक्चुअल में? तो वातावरण में जो हवा है उस हवा में पानी कितना है? जल वाष्प, जल की वाष्प, यानी हवा के अंदर जो पानी पाया जाता है वो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो वही होती है जल वाष्प। तो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है? आर्द्रता। यानी हवा में पानी कितना है वही क्या होती है? आर्द्रता। तो बरसात के दिनों में हवा में पानी ज्यादा घुलावा रहता है वाष्प के रूप में, इसलिए आर्द्रता ज्यादा होती है। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण क्या होता है भाई? कम। यदि आर्द्रता क्या है? अधिक, तो वाष्पीकरण क्या है? कम। उल्टा चलेगा। तो इसलिए लिख भी रखा है
इसलिए बरसात के दिनों में कपड़े सूखने में क्या लगता है, समय, क्योंकि बरसात के दिनों में आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पीकरण कम, तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा तो कपड़ों का पानी उड़ेगा नहीं, धीरे धीरे उड़ेगा तो कपड़े सूखने में समय लगेगा। ऐसे ये पूरा लिख के आना है एग्जाम में। गर्मियों के दिनों में आर्द्रता कम, गर्मियों के दिनों में आर्द्रता कम है, ध्यान रखना, जलवाष्प की मात्रा कम है होने के कारण वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, अधिक, तो गर्मियों के दिनों में फटाफट कपड़े सूखते हैं, अतः कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ये देख लो, आर्द्रता बढ़ाई तो वाष्पीकरण कम, उल्टा करो, आर्द्रता कम करी तो वाष्पीकरण ज्यादा, उल्टा चलेगा। तो वाष्पीकरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो, जब भी कोई चीज नीचे लिखी हुई रहती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगी और इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगी, उल्टा चलता है। तो ये हो गया तुम्हारा आर्द्रता, नोट डाउन कर लो इसको। चौथा आ जाओ, वायु की गति, विंड स्पीड। जब वायु की गति तेज होती है तो मैंने बताया था वाष्पीकरण भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो ऊपर की वो जो जलवाष्प होती है ना, जो अभी बन रही है, उसको हटा देती है, हवा हटा देती है, तो फटाफट वाष्पीकरण होता है, उसको हटा देती है, फटाफट वाष्पीकरण होता रहता है। तो जब वायु की गति तेज होती है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि तेज वायु लिख रखा है कारण, तेज वायु सतह के जो सतह है उसके आसपास की किसको हटा देती है, एक एक पॉइंट को। यही है 9th क्लास में आप अवेयर होके पढ़ो, एक एक बात को ध्यान से सुनना सीखो, किसी भी चीज पे फोकस या ध्यान देना सीखो, वो ज्यादा चीजें आपको अच्छे से सीख पाओगे। तो आप क्या करो, आसपास की जलवाष्प को हटा देती है, तो वायु की गति बढ़ाई तो वाष्पीकरण भी बढ़ा, वायु की गति कम करी तो वाष्पीकरण भी कम हुआ, तो वाष्पीकरण समानुपाती हो गया वायु की गति। तो आज भाई आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के, बहुत ही शानदार शानदार पॉइंट पढ़े। आज आते ही तुमने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्था पर, ठोस द्रव्य गैस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ लिया, उसके साथ पीछे वाला ताप भी थोड़ा सा सीख लिया, और फिर तुमने ताप और दाब दोनों का संयुक्त प्रभाव पढ़ लिया कि वो ताप और दाब के संयुक्त प्रभाव का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल सीख लिया, ठोस CO2 ड्राई आइस वाला। अच्छे से याद करो चीज़ों को। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा वाष्पीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। वाष्पीकरण की परिभाषा वगैरह पढ़ी, एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े। फिर पढ़ा तुमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 4 कारकों की स्टडी कर ली। इस प्रकार से वाष्पीकरण तुम्हारा खत्म हो चुका है। तो आज के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, इन नोट्स को आप खुद लिखें अपनी कॉपी में, तो आप बहुत ही एडवांस स्तर की साइंस आपको आने लग जाएगी और ये चीज़ें लिखने की आदत हो जाएगी आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिखने हैं ये नोट्स, पूरे आप अच्छे से लिखोगे। वैसे मैं PDF भी अभी इन कुछ वीडियोज़ में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगी। इस सारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।